हाय गाइस, दिस इज़ अपूर्वा गौतम एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल जस्ट अपूर्वा। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम डेजर्टेशन फाइल कैसे प्रिपेयर करें या माइनर प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, डेजर्टेशन फाइल बनाना अपने में बड़ा हेक्टिक काम होता है। इट इज़ वेरी लाइक मेस्ड अप कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। मैंने अपने एलएलबी में लास्ट सेमेस्टर में भी डेजर्टेशन फाइल प्रिपेयर करी थी। एक्चुअली मैंने 2 फाइल प्रिपेयर करी थी, एक अपनी प्रिपेयर करी थी, एक मेरे फ्रेंड की प्रिपेयर करी थी। तो वो जितना भी सारा कुछ था वो मैंने खुद से ही ढूँढा था। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेजर्टेशन फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो इसलिए आराम से देखें और सारी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझें कि आप अपनी डेजर्टेशन फाइल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी डेजर्टेशन फाइल दिखाती हूँ, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपको डेजर्टेशन फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है और कैसी होती है। तो ये है मेरी डेजर्टेशन फाइल। ये मैंने अपने लॉ के लास्ट सेमेस्टर में प्रिपेयर करी थी। ये सारे ही कॉलेज में मैंडेटरी होता है कि आप माइनर प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन, आप इसको जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी फाइल है, मैं आपको इसके अंदर का दिखाती हूँ। तो ये मतलब जितना भी है ये अराउंड लाइक इट्स अराउंड लाइक 60 टू 70 इट्स अराउंड लाइक 60 टू 70 पेजेस का ये रहता है। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि मिनिमम आप कितने पेजेस की बना रहे हैं। तो एक लिमिट हमारे में दी गई थी कि आपको ऑलमोस्ट लाइक 40 टू 50 पेजेस का तो बनाना ही है। अगर आप 60-70 का बना सके, दैट इज़ अप टू यू। तो जो मेरी डेजर्टेशन फाइल थी, दैट वाज अराउंड लाइक 60 टू 70 पेजेस, समथिंग लाइक दैट। एंड ये आपके पास लिमिट रहती है कि आप कितने पेजेस का बनाना चाह रहे हो। आप बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हो तो आप 40 टू 50 पेजेस का बना सकते हो। तो डेजर्टेशन या माइनर प्रोजेक्ट जो होता है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा असाइनमेंट समझ लीजिए कि हम ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, ज़्यादा इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं कि कोई हमें पर्टिकुलर टॉपिक दिया है, उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ जाकर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा असाइनमेंट से एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफर करता है असाइनमेंट। तो सबसे पहले डेजर्टेशन फाइल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड ये है कि सबसे पहले आप डेजर्टेशन हम प्रिपेयर कैसे करें। ऑफ कोर्स हमें डेजर्टेशन बनाने के लिए एक टॉपिक चाहिए जो आपको आपके कॉलेज से अलॉट होता है या आप खुद से चूज़ करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या आपके कॉलेज में किस तरह से आपको टॉपिक्स अलॉट किया जाता है। तो मेरा टॉपिक जो था मेरे डेजर्टेशन, मेरे माइनर प्रोजेक्ट का, दैट वाज लाइक फॉरेंसिक एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल्स। कि जो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं उनको हम क्रिमिनल ट्रायल्स में किस तरह से यूज़ करते हैं। बीइंग अ बायो स्टूडेंट मेरा थोड़ा फॉरेंसिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना टॉपिक इस तरह से चूज़ किया। एक मैंने फाइल प्रिपेयर करी थी, दैट वाज ऑन द साइबर लॉ। तो मैंने 2 टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस किया था, उनकी सारी कुछ रीजनिंग सारा कुछ मैंने प्रिपेयर किया था। सबसे पहले हमारे डेजर्टेशन में कुछ बेसिक सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका पहले तो फ्रंट पेज हो गया, ठीक है, पहला हो गया फ्रंट पेज। उसके बाद हमारा डिक्लेरेशन लगता है, डिक्लेरेशन के बाद हमारा सर्टिफिकेट आता है। अगर आपके यहाँ सर्टिफिकेट अलाउड है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। फिर आता है हमारा एक्नॉलेजमेंट, देन आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन आता है लिस्ट ऑफ केस लॉज एंड देन लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस, राइट। जो भी मैंने आपको अभी बताया वो स्टार्टिंग का फ्रेमवर्क था, लाइक स्टार्टिंग का। इससे हमारा अभी हमने हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हमारा जैसे मेरा टॉपिक था फॉरेंसिक एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल्स, राइट। तो इसको मैंने इस तरह से किया था कि सबसे पहले तो हम ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। तो जब हम अपना डिसर्टेशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये आप फाइल में देख सकते हैं मेरी। तो यहाँ पर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, राइट, इफ़ यू कैन सी, ये एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद है फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी। तो फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी में हम लाइक जो भी हमारे चैप्टर्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर है कि इंट्रोडक्शन टू चैप्टर, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इसी तरह सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, स्कोप ऑफ स्टडी, लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो ये हमारा बेसिक रहता है। इससे जो हमारे एग्जामिनर होता है उसको आइडिया लगता है कि हमारी स्टडी में एक्चुअली क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आपने जो भी फाइल प्रिपेयर करी है उसका सारा जिस्ट होता है। आपका इंट्रो से लेकर के कंक्लूजन तक आपका एक्सट्रैक्ट, मान लीजिए इसकी 150 टू 250 वर्ड्स का आपका एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। उसमें आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, कौन से डेटा यूज़ किया, उसका थोड़ा थोड़ा लिस्टिंग आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिकली। अगर जैसे आपका कोई आपने जो भी टॉपिक लिया है, तो जब एग्जामिनर या इन्विजिलेटर आपका देखे जो भी है, तो वो आपकी अगर आप स्टार्ट पढ़ेंगे उनको आइडिया लग जाता है कि अच्छा आपकी स्टडी में ये चीज़ें इंक्लूड हैं, आपने यहाँ से डेटा लिया है, आपका जो भी जितना भी बेसिक सी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में यहाँ पे नहीं लिखा जाता। जो फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी होता है उसमें आप अपनी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, तो ऐसे ETC जितने आप चैप्टर लिखें। और सबसे ज़्यादा सही रहता है कि आप बहुत ज़्यादा चैप्टर्स ना इंक्लूड करें, लाइक मान लीजिए कि आप 7 या 8 हैं, मैक्स 9-10 चैप्टर्स ज़्यादा मत रखिए। तो मैं आपको फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी दिखाती हूँ उसमें। तो ये मेरी फाइल है एक्चुअली, ये जो साइबर वाले जो मैंने फाइल थी, तो ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट है। फिर ये हमारा फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया कि जो चैप्टर 1 है उसमें थोड़ा सा हमने डाला फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी, देन लिखा चैप्टर 1, चैप्टर 1 का टाइटल, देन उसके बाद में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर 1 में क्या है। फिर इसी तरह से सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो जैसे उसके बाद ये हमारा थर्ड चैप्टर हो गया, तो ये 5, फिर ऐसे करके हमने 5 और ये फिर हमारा ये कंक्लूजन।
तो इस तरह से हमारा जितना भी है ये हमारा फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी हो गया। फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी होने के बाद में ये हो गया हमारा फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी। आपको समझ आ गया? तो हमने आपको बताया कि अभी फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी क्या होता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम सबसे पहले अपना जितना भी इंट्रो है, लाइक उसमें लिटरेचर रिव्यू होगा, आपके हाइपोथेसिस होंगे, आपके क्वेश्चनर होंगे, मतलब क्वेश्चनर इन द सेंस कि आप रिसर्च में क्या क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर रहे हो, सब राइट, कि हम किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। तो जो जैसे मेरा वाला मैं आपको शो करती हूँ, जैसे मैंने जो बनाया था ये, इसमें ये इंट्रोडक्शन टू चैप्टर, उसके बाद ये बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रो हमने दिया है, उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन क्या फाइंड कर रहे हैं, राइट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में मतलब कि रिलायबिलिटी कैसी, कि फॉरेंसिक मेथड कितने रिलायबल हैं, उनका हम किस तरह से अपने ट्रायल्स में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप जो भी जितने भी आप लिख सकें। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। तो इसका मतलब ये कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी का मतलब ये रहता है कि जैसे आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, ये आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ये बताता है कि जो आपने रिसर्च करी उसका लाइक हमारे जुडिशरी में क्या यूज़ है, राइट, और वो किस तरह से हमारे लीगल फ्रेमवर्क में वो किस तरह से अडाप्ट किया गया, किस तरह से हमारे लीगल फ्रेमवर्क में यूज़ किया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ऑब्जेक्टिव। एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया हमारा हाइपोथेसिस। तो लोग इसी दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मे बी ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस आर वेरी सेम। तो सेम होते बट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि ऑब्जेक्टिव में हमारा ये कि मेरा ये पर्पस है ये स्टडी करने का, मान लो कि साइबर क्राइम में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि साइबर क्राइम किस तरह से लोगों को कितना इफेक्ट कर रहा है, उसके कारण हमारे जो इंडिया में कितने लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें इस पर रिसर्च करनी है। हाइपोथेसिस होता है कि एकदम हाइपोथेटिकल चीज़ें लाइक सोचते हैं कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो इसका रैशनल क्या होगा, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो देयर इज लाइक मैं एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे पहला ये क्या, टू इवैल्यूएट द साइंटिफिक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फॉरेंसिक टेक्निक एम्प्लॉयड इन क्रिमिनल ट्रायल। ठीक है, ये किसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि हम इस पर अपना रिसर्च करेंगे। दूसरा है कि हम एनालाइज करेंगे कि इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क इस चीज़ के लिए क्या दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव है जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमने बात की कि हम क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसके जुडिशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस पर अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में वो क्या है, और इसके एथिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। तो ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट। अब हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो जो हमारा हाइपोथेसिस होती है उससे ये रहता है कि एक हमने चीज़ मान लीजिए कहा कि ठीक है हम डीएनए प्रोफाइलिंग करें, बट डीएनए प्रोफाइलिंग से जो केसेस उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, राइट। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए एक हाइपोथेसिस हमने प्रिपेयर कर ली। मान लीजिए से कि द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस ऑन केस आउटकम। मान लीजिए कि हमने कह तो दिया कि जो हमारे फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं वो हमारे पास फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं किसी पर्टिकुलर केस के, सारे अवेलेबल हैं, बट द थिंग इज़ कि उसका केस पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट। सो ये हाइपोथेसिस है। जो हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी थी ना, वहाँ पे हमें पता है कि ये चीज़ है, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हाइपोथेसिस में हम कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो आप उसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में मत जाइएगा, आप 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये हमारे सब हाइपोथेसिस है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये हमारे रिसर्च में आगे सब दिए हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे ये साइंटिफिक वैलिडिटी, राइट, कि किस एक्सटेंट तक यूज़ होता है। जैसे कि कुछ केसेस में डिलेमा हो रहा है तो क्या हम वहाँ पे फॉरेंसिक एविडेंस का यूज़ करके उस केस को सॉल्व कर सकते हैं, या किस लेवल तक हम फॉरेंसिक एविडेंस को लाइक प्रेफरेंस देते हैं। तो जैसे कि फॉरेंसिक एविडेंस का हमारे जुडिशियल जो प्रेसिडेंट हमारे सेट होते हैं उसमें क्या यूज़ है। मान लीजिए कि कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है। स्कोप ऑफ स्टडी के बारे में बताने का लाइक एक्सप्लेन करने का कोई इतना वो तो नहीं है, बट वही है कि स्कोप ऑफ स्टडी क्या है कि आप क्या बता रहे हैं अपने स्टडी में, कि आप किस किस फील्ड में किस किस चीज़ों पे आप बात कर रहे हैं, वही आपका स्कोप ऑफ स्टडी हो गया। ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज़ लाइक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, लाइक लिटरेचर एंड दिस एंड दैट क्या है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर सिंपली वर्ड से देखो कि हमने जो भी सोर्सेज यूज़ किया, आपने बुक्स का यूज़ किया है, जो रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हैं, जो भी आपने बैराक्स रेफ़र किए हैं, और जो भी और जितने भी एक्ट हो गए, कोई आर्टिकल हो गया ना, उन सब चीज़ों को क्लब करके हम कहते हैं कि दैट इज़ आर लिटरेचर रिव्यू। के बाद आता है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में हमारा चीज़ें होती हैं कि हमने कौन सी रिसर्च करी, किस तरह की। आपने फर्स्ट पढ़ा होगा कि एक होती है डॉक्ट्रिनल, दूसरी होती है नॉन डॉक्ट्रिनल, राइट। तो डॉक्ट्रिनल नॉन डॉक्ट्रिनल दोनों हमने यूज़ करी। जैसे मेरी फाइल में क्या ऑफकोर्स दोनों का यूज़ हुआ है कि हमने जुडिशियल जो प्रेसिडेंट्स उनकी भी बात करी है, जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसकी भी मैंने बात करी है। तो दोनों नॉन डॉक्ट्रिनल डॉक्ट्रिनल दोनों तरह से हमने अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया है। आपने डेटा का यूज़ किया है, आपने बैराक्स का यूज़ किया, आपने क्या यूज़ किया है, किस तरह से आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट करी है, राइट। तो ये हो गया हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी। बस
ये हमारा बेसिक्स और सबसे स्टार्टिंग का सबसे प्रॉब्लमैटिक पार्ट रहता है डिसर्टेशन का, इसलिए इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। अभी तक